हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी अब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने सबसे पहले इसके फीचर्स, साइलेंट फीचर्स के बारे में जाना। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 के आगे हमने शुरू किया 14 to 18। उसके बाद 19 to 22, 23 से 24 तक हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे। आज बाकी आपके जो आगे के फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हम करेंगे। ओके, तो 14 to 18 किया था, उसके बाद 19 to 22 भी किया था, 23 एंड 24 भी किया था हमने। अब 25 to 28 देखते क्या बताता है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 इनको बताया जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, मैंने आपको बताया था इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ये बात हमारे प्रेम्बल में भी लिखी है। अब उसको सेकुलर कौन बनाता है, ये आर्टिकल्स वहाँ पे काम करते हैं। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कि भाई आपके पास फ्रीडम है इंडिया के अंदर कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे प्रोपोगेट कर सकते हो। तो आपके पास हर तरह की आज़ादी है अपने फ्रीडम को लेकर। ठीक है, किन लिमिट्स के अंदर, ये कॉन्शाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन। उसके बाद आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपनी तरह से मैनेज करना चाहते हो, इसकी भी फ्रीडम आपको है अंडर आर्टिकल 26। इसके अलावा यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी भी तरह का आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल 27 के अंदर है। यानी कि स्टेट आपको कंपेल नहीं कर सकती कि अगर आप अपने रिलीजन को मेंटेन रखना चाहते हो, अपने रिलीजन को प्रोपगेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ तक के बताया है आर्टिकल 28 के अंदर कि अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप जो है जो भी होगी, तो अगर आप वो अटेंड नहीं करना चाहते, आपकी अपनी चॉइस है, आप अटेंड करना चाहते हैं, आप नहीं अटेंड करना चाहते हो, तो ये भी आपकी चॉइस है। तो ये भी आपको कौन देता है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 28 ये फ्रीडम भी आपको प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात हो रही है। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर फोकस है, बट यहाँ पर मेजॉरिटी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट, बाकी कोर्ट्स ने बताया कि मेजॉरिटी को भी इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या बताया आर्टिकल 29 के अंदर कि भाई जो भी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है माइनॉरिटीज़ का, उनके पास ये राइट है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो है आर्टिकल 30 के अंदर किसकी बात की गई है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर, तो इस तरह की जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके पास राइट है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को तैयार करेंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को बनाएंगे, इस्टेब्लिश करेंगे और अपने अकॉर्डिंगली उनको जिस तरह से उनकी मैनेजमेंट होगी उस मैनेजमेंट को करेंगे। ओके, ये आर्टिकल 30 के अंदर बताया है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 32 आता। अब आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया था ये पावर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस फंडामेंटल राइट को वायलेट, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर कुछ ऑर्डर इशू करता है ताकि आपके वो फंडामेंटल राइट्स आपको वापस मिले। उन ऑर्डर्स को रिट कहा जाता है। तो रिट क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। इवन के आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए आपका रिट इशू कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट्स बाकी अदर मैटर्स में भी रिट्स इशू कर सकता है। ओके, तो रिट जुरिस्डिक्शन अगर पूछा जाएगा किसका बड़ा है, तो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। ओके, तो रिट क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। मैंने बताया हाई कोर्ट भी इशू करता है, क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है उन लोगों के जिनके फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए, वायलेट हो गए। ओके, अब आर्टिकल 32 क्या काम करता है, एम्पावर करता पार्लियामेंट को कि वो ऑथराइज़ करे बाकी कोर्ट्स को कि वो भी रिट इशू करे। देखो 32 क्या काम करता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट को पावर देगा रिट इशू करने का, और पार्लियामेंट को ये पावर देगा कि वो बाकी कोर्ट्स को ये पावर दे। ओके, तो इसलिए 1950 में हमने देखा था कि सिर्फ जो हाई कोर्ट था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, उस वक्त की जो ब्रिटिश टाइम की जो 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, सिर्फ उनके पास ये पावर थी इंडिपेंडेंस के बाद, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ओके, इनके पास, इन कोर्ट्स के पास पावर थी, ये रिट इशू कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 226 जो है ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सभी हाई कोर्ट्स को, कि वो क्या काम करेंगे, वो रिट्स इशू करते हैं। और उसके अलावा ये जो रिट्स का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया, ये इंग्लैंड से हमने लिया है, वहाँ पर इनको प्रेरोगेटिव रिट्स कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिट्स की बात करते हैं।
तो कौन कौन सी रिट्स हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है, वो रिट्स इशू कर सकती है। हैबेस कॉर्पस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, मेंडेमस, कोवरेंटो, ये नाम याद रखना। अब देखेंगे इनके अंदर क्या क्या है। हैबेस कॉर्पस की अगर हम बात करें तो हैबेस कॉर्पस जो है ये किस लिए इशू की जाती है? तो देखो, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर किसी को अनलॉफुली डिटेन किया है, मान लो, देखो इसकी मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ये दो तरीके से हो सकता है। मान लो कि आपको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया, आपके पास 24 घंटों के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना था, लेकिन आपको नहीं किया गया। आप कोर्ट जाते हो, आपकी तरफ से कोई दूसरा आपका लॉयर या आपकी फैमिली कोर्ट जाती है और वो यहाँ पर बताती है कि इन्होंने इलीगली डिटेन करके रखा है, 24 आवर से ज़्यादा डिटेन नहीं करना चाहिए था, इन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने इस बॉडी को प्रोड्यूस नहीं किया, तो कोर्ट वहाँ पर क्या काम करेगा? हैबेस कॉर्पस इशू करेगा। या फिर ऐसा होगा कि मान लो एक कहानी है, सिंपल से कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी, उसने इंटर रिलीजियस मैरिज की थी, ओके, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में की थी। तो अपने ससुराल में थी, तो उसके मायके वाले ने उसको घर बुलाया, कहा आप आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप आ जाओ। तो जब वो मायके चली गई तो उसको और उसके हस्बैंड को, दोनों को ही उन्होंने वहाँ पर इलीगली डिटेन करके रख दिया। तो बाद में फिर उनकी फैमिली वहाँ पर कोर्ट चली गई, उनके ससुराल वाले फैमिली चली गई कि हमारे लड़के को और हमारी बहू को इलीगली डिटेन करके रखा हो। तो कोर्ट ने वहाँ पर कौन सी रिट इशू की? हैबेस कॉर्पस इशू की। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इन जैसे काम में, इस तरह की सिचुएशन में हैबेस कॉर्पस रिट इशू की जाती है, जहाँ पर अनलॉफुली आपको डिटेन करके रखा हुआ होगा। तो वहाँ पर फिर आपको उस जिसने भी आपको डिटेन किया उसको छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट एक्शन लेगा, स्टेट एक्शन लेगी उसके अगेंस्ट। सर्शियोररी जो है ये क्या होता है? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट्स को इशू करता है कि भाई क्या होगा, कोई भी कोर्ट उनके, कोई भी केस उनके पास पेंडिंग है, उस केस को उनकी तरफ ट्रांसफ़र करो या फिर उसके ऊपर जजमेंट जो है वो जल्दी सुना दो, ओके। उसके बाद प्रोहिबिशन में क्या होता है? ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ही इशू करता है कि इन केस अगर लोअर कोर्ट, उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो उस अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल कर काम कर रहा है, जबकि वो उसका जुरिस्डिक्शन नहीं था, उसकी उतनी पावर नहीं थी, तो वहाँ पर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा कि बस रुक जाओ, ये आपकी पावर नहीं है, आप अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर रहकर काम करो, ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो इसको बोलेंगे प्रोहिबिशन, ओके। तो मेंडेमस क्या होता है? मेंडेमस जो है ये कौन इशू करता है? किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को इशू किया जाएगा, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, किसी भी कॉर्पोरेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को इशू किया जा सकता है मेंडेमस, अगर यहाँ पर पता लगता है कि ये कोर्ट या ये ऑफिसर, कोई भी जो इसके अंदर फॉल कर रहा है, जिसके अगेंस्ट इशू की जा रही है, कि वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये इशू की जाएगी कि भाई आप अपना काम जो है प्रॉपरली करो, अदरवाइज हम आपके ऊपर क्या लेंगे? एक्शन लेंगे। तो ये मेंडेमस का काम है, ओके। उसके बाद प्रोहिबिशन, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया, तो ये कर दिया हमने, ओके। तो ये था आपका फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक था आज। फंडामेंटल राइट्स का आपका टॉपिक ये भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ साथ आपकी जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक दिया था, बेसिक फीचर्स, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी कंप्लीट हो जाती है। तो अब इसके अंदर आपका क्या बचता है? देखो, ये हो गया कंप्लीट। उसके अलावा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये पहले भी चैनल पे मैं पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट मिली है। इवन के कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड कन्फ्यूजन थी, तो मैंने अलग से उन टॉपिक्स के रिलेटेड लेक्चर बनाए थे, तो उसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अपडेटेड नाम से प्लेलिस्ट है, तो वो जाकर भी देख लेना। जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री कर दी है, ज्योग्राफी कर दी है, इकोनॉमी में बता दूंगा इसमें क्या करना है। हेरिटेज एंड कल्चर के भी इंपॉर्टेंट लेक्चर कराए जा चुके हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी कंप्लीट है आपका, ठीक है। तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट है, लिंक देख लेना, वहाँ से मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आपका क्या बचता है? आपका जो मोस्टली मुझे दिख रहा है आपका जो बच रहा है, वो आपका एक तो हिस्ट्री का पोर्शन बचता है, उसके अलावा आपका ज्योग्राफी का पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये वेदर क्लाइमेट, ये डेमोग्राफी वाला। डेमोग्राफी तो चलो एक ही लेक्चर में हो जाएगा ये, ठीक है, तो समझ लो डेमोग्राफी भी हो गया। मेजर कंपोनेंट आपके सिर्फ दो बचते हैं, एक आपकी ज्योग्राफी, ओके, उसके अलावा हिस्ट्री। तो ये हम आने वाले लेक्चर में इसी को स्टार्ट करेंगे, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी को, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।